हेलो, आई एम डॉक्टर अक्षय शुक्ला एंड मैं काफ़ी समय से पढ़ा रही हूँ बच्चों को। अभी सिंस एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एंड सिंस आप सब जानते हैं कि लेटेस्ट जो चल रहा है कोरोना, उसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो गई हैं। तो काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस ऑनलाइन आए हैं। एक पहल मेरी भी है जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स से कनेक्ट हो सकूं, अपने जूनियर्स से कनेक्ट हो सकूं और उनको कुछ अच्छी चीज़ें रिमेंबर करने में हेल्प कर सकूं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट दैट इज़ लॉ। एंड सिंस आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट वे to come across people at a large scale. So I'm using this platform to discuss certain topics. स्टार्टिंग के लिए वील टेक सम रिविजन क्लासेस बिकॉज जिस क्लासेस को मैंने जहाँ छोड़ा था तो वहाँ से बच्चों के काफ़ी आ रहे हैं क्वेश्चंस कि मैम ये वाले टॉपिक में क्या समझाया था, मैम वो वाले टॉपिक में क्या समझाया था। एक एक बच्चे को समझाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो आई थिंक लेट्स बिगिन, है ना। आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, है ना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई वुड लाइक कि एक बेस रीडिंग सब करके फिर ये वीडियोस देखें ताकि उनको रिवीजन से लाभ मिल सके। ओके, तो गोइंग ऑन टू द बैकग्राउंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्या समझते हैं आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक ऐसा रिलीफ गिविंग एक्ट है जो सिविल इंडिविजुअल राइट्स के लिए बना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स से जो राइट आते हैं, दे आर सिविल राइट्स, द राइट्स विच फ्लो फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट आर सिविल राइट्स। सो उनको जहाँ पे रेमेडी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, वहाँ पे हम रेमेडी लाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ अ पैरेलल रेमेडी। इस रेमेडी को यूज़ करने से हमारी जो बाकी रेमेडीज़ हैं लॉ में वो एग्जॉस्ट नहीं होती। फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। सेकेंड थिंग जो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ? नाउ, इक्विटी कोर्ट्स करके कोर्ट्स थी जो इंग्लैंड में होती थी। इंडिया में कभी इक्विटी कोर्ट्स नहीं थी। पुट इट मोर करेक्टली, सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैज़ इट्स बेस और हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इक्विटी कोर्ट्स स्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, ओके। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लाई कहाँ करती है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लाई वहाँ करती है वेयर नंबर 1 देयर इज़ नो एडुकेट रिलीफ, आपके पास और कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है, ओके। सेकेंडली, कंपनसेशन इन मनी जो है वो आपको रिलीफ नहीं दे सकता उस मैटर में, ठीक है। या टू पुट इट मोर प्रिसाइजली आप ये कह सकते हो कि आपके पास कोई यार्ड स्टिक नहीं है। यू डोंट हैव अ यार्ड स्टिक टू कैलकुलेट द मॉनेटरी लॉस और व्हाट विल बी द बी फिटिंग मॉनेटरी कंपनसेशन। ईजी, ओके। बस हल्का सा जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल एक राउंड है, वी कैन टेक इट अप अगेन ऑल्सो, ओके। नाउ then what is the nature of the relief which is granted in this act? The nature of this relief is discretionary, meaning thereby it is sole authority of the court whether to grant specific relief or not, okay. Secondly, जहाँ पे adequate relief जो है is not compensation, वहाँ आपको ये रेमेडी मिल सकती है। Thirdly, जहाँ पे कोई ऐसी रेमेडी आप मांग रहे हो जहाँ पे कोर्ट को ज़रूरत नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली आप पे सुपरवाइज करे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये रिलीफ मिलने के चांसेस है। टू टॉप इट ऑन, हमेशा ये याद रखना कि इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी, ठीक है। नाउ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए हम जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे पास डिफेंसेस क्या होंगे? जो डिफेंसेस हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलते हैं वो सारे डिफेंसेस हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ, तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज़ दैट योर कॉन्ट्रैक्ट
जिसके बेसिस पे आप रिलीफ लेने आए हो, जिसके लिए आप रिलीफ लेने आए हो, दैट शुड बी इन्फोर्सेबल इन नेचर। ठीक है। नाउ एक जो टॉपिक हम आज लेते हैं दैट इज़ रिकवरिंग पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रिसाइजली सेक्शन 5, 6, 7, 8। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि व्हेन यू आर रिकवरिंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। वन इज़ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड वन इज़ योर मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ये जब मैं टीपी के लेक्चर्स पढ़ाऊँगी आपको, तब मैं आपको ये डिटेल में बता दूँगी। जनरली आइडिया हो जाता है आप लोगों को मूवेबल, इमूवेबल, वन प्रॉपर्टी विच इज़ फिक्स्ड इन नेचर, है ना, चाहे वो लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, हाउस हो गई, या विच इज़ रूटेड इन अर्थ, विच इज़ एम्बेडेड इन अर्थ, जैसे हमारे पास ट्रीज़ हो गई, है ना, ये मिनरल्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा एनीथिंग विच इज़ फिक्स्ड टू एनी परमानेंट स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ दिस। जैसे ये हाउस है तो इस घर के जितने भी विंडोज़ हो गए, डोर्स हो गए, ये सारे इसके इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गए। मूवेबल क्या है, मूवेबल ये है जो इजीली कोई चीज़ मूव कर सकती है, जैसे कार हो गया, मेरा फ़ोन हो गया, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। अब इसका पोजेशन अगर मुझे वापस चाहिए तो मेरे पास क्या रेमेडी है, मेरे पास SRA में रेमेडी है। अगर मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना है तो देन आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सेक्शन 5 and 6, एंड इफ़ इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी देन आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सेक्शन 7 and 8। कोई भी बेयर एक्ट ले लो, आई प्रेफर यूनिवर्सल का बेयर एक्ट। ठीक है, ओके। नाउ 5 और 6 सेम है, आइडेंटिकल इन नेचर है, बट देर इज़ अ सटल डिफरेंस, दैट इज़ दैट 5 में it is only protecting title. It says, I'll just read it out. Section 5, recovery of specific immovable property. A person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in any manner provided by Civil Procedure Code of 1908. यहाँ पे the word entitled shows that a person has to have a title before claiming a property. So you will use section 5 of SRA when you have a title to the property. ठीक है, ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 says sued by a person dispossessed of immovable property. If any person is dispossessed without his consent of immovable property, otherwise then in due course of law. अब फर्स्ट एलिमेंट जो इसमें आता है दैट इज dispossessed, सेकेंड विदाउट हिज कंसेंट, ठीक है, ओके, कॉमा, he or the other person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by a suit करना पड़ेगा रिकवर करने के लिए, recover the possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in such suit, meaning thereby underline that a person who is approaching under section 6 may not have a title to the immovable property. Only thing required is that he has been dispossessed of the property. ठीक है, विदाउट हिज कंसेंट, दैट मीन्स विदाउट फॉलोइंग द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आपने उठा के उसको उसकी प्रॉपर्टी से हटा दिया। जिस टाइम पे आपने उसको उस प्रॉपर्टी से हटाया उस टाइम पे उस बंदे के पास पोजेशन था। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट विच सेज इज नो सूट अंडर द सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। दैट मीन्स इट इज़ अ टाइम बाउंड रेमेडी। आपको 6 months जो है उसमें इसको अवेल करना है। Second thing, against the government, any suit cannot be instituted against the government. That means अगर आपका डिस्पोजेसर जो है वो गवर्नमेंट है तो आप सेक्शन 6 की रेमेडी यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड क्लॉज, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed. आपको जो भी इसका डिसीजन होगा, ये जो आप सूट करोगे इसका जो भी डिसीजन आएगा, ना ही आप उसको अपील में लेके जा सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, ना ही आप इस चीज़ की रिव्यू कर सकते हो। तो जो हिडन रेमेडी है हमारे पास, जो उन्होंने एक्सप्रेसली नहीं बताई, वो क्या है, वो ये है कि अगर इसके जजमेंट से आपको प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद द जजमेंट और यू वांट टू टेक इट फर्दर, देन यू कैन गो इनटू अ रिविजन रेमेडी, ठीक है। सो रिविजन इज अ रेमेडी टू दिस। नाउ नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू स्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी और टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ, मीनिंग देयर बाय
कि अगर इफ़ अ पर्सन वांट्स टू स्टैब्लिश हिज टाइटल टू द प्रॉपर्टी तो सेक्शन 6 कहीं पे भी उसको बार नहीं करती। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो आप जॉट डाउन कर लो, आपको बहुत हेल्प करेगा लिखने में, क्वेश्चन आंसर करने में, या इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देन ऑल्सो इट विल हेल्प। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सेक्शन 6? The principle involved in section 6 are: number 1, that section 6 does not decide any disputed rights. कोई भी राइट्स हों अदर देन ये जो पोजेशन डिस्पोजेशन का है, जैसे टाइटल का राइट हो गया या कोई भी राइट होगा, उसको ये डील नहीं करेगा सेक्शन 6। ठीक है, ओके। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आप जो एक नॉर्मल सिविल सूट करते हो उसमें आपके जो टाइटल रिलेटेड या अदर वो डिस्प्यूट्स होते हैं वो आप वहाँ पे डिस्प्यूटेड राइट्स सेटल कर सकते हो। सेकेंड थिंग, इफ़ वन हैज़ पोजेशन देन द करेंट पोजेशन में बी प्रोटेक्टेड, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ योर करेंट पोजेशन ओनली। इस जिस टाइम पे आपको डिस्पोजेस करा गया उस टाइम पे जो करेंट पोजेशन था वो आपके पास था, then only this section is going to help you. Third thing, ठीक है, this section will protect the possession irrespective of title. So although you don't have a clean title, still your possession will be protected only on the mere account that before dispossession you had the possession. Okay, now one more thing जो आपको काफ़ी बुक्स में लिखी हुई मिलेगी वो ये है कि ओनली दैट पोजेशन इज प्रोटेक्टेड विच इज़ अ वैलिड पोजेशन, मीनिंग देयर बाय कि यू शुड नॉट बी अ ट्रेसपासर टू दी प्रॉपर्टी। ओके, नाउ सो टू टेक दिस रेमेडी यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन 3-4 थिंग्स, जैसे नंबर 1, जो प्लांटिव है जो ये सूट कर रहा है वो उसको डिस्पोजेस किया हुआ होना चाहिए, देन उसका पोजेशन कहीं ना कहीं वैलिड पोजेशन होना चाहिए, वो ट्रेसपासर नहीं हो सकता। ठीक है, देन सूट जो है आपका 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन से आप फाइल करोगे, इसके बाद आपके पास रेमेडी नहीं है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने आपको डिस्पोजेस किया है तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट को नहीं ला सकते। ठीक है, देन दीज आर ऑल्टरनेटिव और सेपरेट रेमेडीज़। ये जो रेमेडी है सेक्शन 6 की, ये एक ऑल्टरनेटिव और सेपरेट रेमेडीज़ हैं। जो भी हमारे पास सीपीसी में अदर लॉज में रेमेडी हैं वो साइमल्टेनियसली साइड में प्रिवेल करेंगी। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दिस इज़ अ समरी प्रोसीजर रेमेडी, मतलब इस रेमेडी में आपको एक समरी प्रोसीजर के थ्रू इस रेमेडी को आप अवेल करोगे, या जो कोर्ट है इट विल डील दिस मैटर इन अ वेरी समरी मैनर। ठीक है, एंड then what is the object of creating this particular section? The object of creating this particular section is कि आप अपनी सेल्फ हेल्प ना करें, दैट मीन्स आप खुद जाके किसी को डिस्पोजेस कर दें या आप खुद जाके लड़ के वापस पोजेशन में आ गए, ये सब ना करें, इसलिए इस सेक्शन 6 को बनाया गया है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 7 and 8। नाउ एक बार आप फिर से बेल एक्ट के जो सेक्शंस हैं उसको अपने हिसाब से पढ़ लेना। कई बार क्या होता है, जैसे मेरा जो बोलने का टोन है वो अलग है, ज़रूरी नहीं कि मेरे बोलने के टोन से आपको वो रीडिंग ऑफ द सेक्शन ढंग से आ पाए, तो आई विल सजेस्ट दैट आप भी अपने लेवल पे इसे पढ़ें। नाउ नेक्स्ट, लाइबिलिटी, सेक्शन 8, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी के पास भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका पोजेशन है, ठीक है, ऑफ विच ही इज़ नॉट द ओनर, उसका वो ओनर नहीं है, मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली, उसको हम कंपेल कर सकते हैं स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। वी कैन कंपेल द पर्सन हु हैज़ द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जैसे ये क्लचर है, ये मेरे पास है, ऑल्दो ये हो सकता है मेरा ना हो, बट राइट नाउ इसका जो पोजेशन है, इमीडिएट पोजेशन, वो किसी और के पास होना चाहिए था, मीनिंग देयर बाय सपोज को जिसने इसको खरीदा है उसके पास होना चाहिए था। तो आई कैन बी कंपेल्ड टू डिलीवर दिस क्लचर टू द पर्सन हु शुड हैव द इमीडिएट पोजेशन। अब ज़रूरी नहीं है जिसको ये डिलीवर करने को बोल रहे हैं वो भी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हो, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, ओके। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो सेक्शन 8 भी लिमिटेड पैराफिनीलिया में चलेगा। ठीक है, नंबर 1, when the thing claimed is held by the defendant as an agent or trustee, that means
मैं उस प्रॉपर्टी को लेके बैठी हूँ एज एन एजेंट और ट्रस्टी, तो मुझे इसको डिलीवर करना पड़ेगा टू द पर्सन हु हैज़ द राइट टू हैव द इमीडिएट पोजेशन। सेकेंडली, व्हेन कंपनसेशन इज मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लांटिव एडुक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थिंग क्लेम्ड। अगर उस चीज़ को आप नहीं देते हो वापस, या अगर वो चीज़ खो जाती है, तो आप जो मॉनेटरी कंपनसेशन देने वाले हो वो एडुक्वेट रिलीफ नहीं हो सकता, तो आपको डिलीवर बैक करना पड़ेगा। देन थर्डली, इफ़ व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टन द एक्चुअल डैमेज कॉज बाय लॉस, जैसे कोई स्पेशल कोई चीज़ हो, कोई दादी के टाइम की ब्रॉन्ज की प्लेट हो गई, कोई और स्पेशल कोई चीज़ हो गई, अगर मैं उसको डिलीवर बैक नहीं करती तो उसको डिलीवर बैक नहीं करने से जो मेरा लॉस होगा, है ना, उसको मैं कंटेम्पलेट नहीं कर सकती, उसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकती, उसको मैं मॉनेटरी वैल्यू में नहीं बता सकती। इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टन द एक्चुअल डैमेज ऑफ लॉस, so in this case the plate has to be returned back. Example was a plate, the plate has to be returned back. Now fourth, where the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff. जिस चीज़ का पोजेशन मैं मांग रही हूँ, मैं इमीडिएट पोजेशन होल्ड करने का राइट है मेरे पास, तो जिस चीज़ का पोजेशन मैं मांग रही हूँ उस चीज़ का पोजेशन रॉन्गली ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब मिस्टेकनली मेरे पास आ गई प्रॉपर्टी, मेरे पास ना आके सेकंड हाउस में जानी चाहिए थी, मेरे पड़ोसी के घर में डिलीवर होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास डिलीवर हो गई। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ थिंग विच इज पुट हियर। ओके, now one more thing you have to understand in this particular section, that section 8 talks about where you can compel a person to deliver possession. ठीक है, ओके, नाउ इसमें क्या प्रिजम्पशंस जो इन्होंने होल्ड किए, प्रिजम्पशंस इन्होंने ये होल्ड की है कि कंपनसेशन जो होता है वो कई केसेस में एडुक्वेट रिलीफ नहीं होता, एंड काफ़ी ऐसी जगह होती हैं जहां हम कंपनसेशन जो है कंटेम्पलेट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, नाउ इज इन दिस केस द प्रिजम्पशन कि येस दिस प्रॉपर्टी शुड बी रिटर्न बैक, रीजन बीइंग कि हम उसका कंपनसेशन डिसाइड नहीं कर सकते, इज़ अ प्रिजम्पशन विच वर्क्स इन द फेवर ऑफ प्लांटिफ। ये आप एक चीज़ याद रखिए। ठीक है, ओके, इफ़ डिफेंडेंट कैन नॉट प्रूव कि दिस इज़ एन ऑर्डिनरी आर्टिकल या कंपनसेशन इसका हो सकता है ना, देन ही हैज़ टू डिलीवर। अगर वो प्रूव कर दे कि नहीं इसका कंपनसेशन इन मनी पॉसिबल है, तो उसको ज़रूरत नहीं डिलीवर करने की। ठीक है, ओके, नाउ दिस रेमेडी इज़ अगेन एज आई टोल्ड यू डिस्क्रिशनरी रेमेडी होती है, एंड इट इज़ वेरी एक्सेप्शनल और स्पेसिफिक इन नेचर। सेक्शन 7 था जो हम लोगों ने मिस कर दिया है ना, पहले उसको पढ़ना चाहिए था। दैट इज़ अगेन जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बताया कि ऑन द बेस ऑफ टाइटल एंड ऑन द बेस ऑफ पोजेशन, सिमिलरली सेक्शन 7 एंड 8 में है। 7 इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। सेक्शन 7, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय CPC 1908। तो सिविल प्रोसीजर कोड के थ्रू किसी भी इंसान जिसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल हो, अब मूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल मेरे पास कैसे हो सकता है, अगर कोई फ़ोन है तो मैंने इसको ख़रीदा तो मेरे पास उसका बिल होगा, तो दैट इज़ दी प्रूफ दैट आई हैव द टाइटल। ठीक है, अगर कोई मुझे कोई गिफ्ट आया है कोई चीज़, तो उसका कोई गिफ्ट डीड होगा, कुछ भी उसका जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा जो ये कन्वे कर दे, ओनरशिप कन्वे कर दे, टाइटल कन्वे कर दे, दैट विल बी अ वैलिड टाइटल। और अगर मेरे पास वैलिड टाइटल है और उस प्रॉपर्टी को मैं वापस क्लेम करना चाहती हूँ, तो मुझे सेक्शन 7 के थ्रू करना है। अदरवाइज जो लिमिटेड सर्कमस्टांसेस सेक्शन 8 में दिए हुए हैं कि वेयर लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन, जिसके पास उसका पोजेशन है, ठीक है, और वो ओनर नहीं है, तो वो जिस इंसान के पास राइट है उस चीज़ का पोजेशन का, उसको डिलीवर कैसे करेगा, कब करेगा, और जिसके पास राइट है ऑफ पोजेशन तो वो कब क्लेम कर पाएगा उसके लिए इन्होंने 4 सिचुएशंस दी हैं। ठीक है, क्लियर, एम आई क्लियर? ओके, सो विद दिस particular topic of recovery of possession of specific property is complete. Thank you.